नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सारे लोग। मैं कुछ बैरागी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स अपडेटेड पर। साथियों, हम सभी मिलके आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंप्लीट कर रहे थे। उसी के नेक्स्ट लेक्चर की आज हम शुरुआत करते हैं और मैं बार बार आपको भारत के इतिहास पढ़ाते समय बोल रहा हूं कि भैया आपको दो बातें समझनी होंगी। सबसे पहले, किसी भी इतिहास में जो घटनाएं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको जानना होगा। उस कॉन्सेप्ट के बाद में हिस्ट्री जैसे आगे बढ़ेगी तो साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स निकल के आएंगे, वो फैक्ट आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों चीजों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी तक मैंने आपको बताया कि वास्तव में जब यूरोप के अंदर पुनर्जागरण रेनेसा आया तो रेनेसा के कारण वास्तव में यूरोपियन क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने डिमांड क्रिएट की कि भैया हमको ज्यादा मात्रा में कच्चा माल या रॉ मटेरियल चाहिए। और यही कारण था कि यूरोपियन कंपनी नए रूट्स को तलाशते हुए भारत जैसे देश के अंदर आती हैं और यहीं से भारत का आधुनिक इतिहास स्टार्ट होता है। यह है कॉन्सेप्ट। लेकिन जब पुर्तगाली कंपनी आएगी तो भैया पहला व्यक्ति कौन आएगा, पुर्तगाली कंपनी के बाद दूसरी कंपनी कौन सी आएगी, पहली वो फैक्ट्री कहां पर स्टेब्लिश करेंगे, ये सब माने जाएंगे फैक्ट। तो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया, फैक्ट है कि कौन सी कंपनी कब आ रही है, कैसे आ रही है, कौन व्यक्ति आ रहा है, उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या मामला देखने मिल रहा है। तो साथियों, कॉन्सेप्ट हम जान रहे हैं, लेकिन अब कॉन्सेप्ट के बाद में अगला फैक्ट या अगला फैक्चुअल टॉपिक आपको देखने मिल रहा है कि भैया पुर्तगालियों के आने के बाद, डचों के भारत के अंदर आने के बाद भारत में वो कंपनी आती है जो भारत को बाद में गुलाम बना लेती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी अंग्रेजों की। अब ये अंग्रेज भारत में कैसे आ रहे हैं, कौन सा पहले अंग्रेज आया, कौन सा अंग्रेज जहांगीर के समय आया, कौन सा अंग्रेज औरंगजेब से बात कर रहा है, कौन सा अंग्रेज फर्रुखशेर से वार्तालाप कर रहा है, वो सारी बातें आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। तो सारे लोग जुड़े रहो। एक और डिस्क्लेमर, जितने लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो मेरा सेशन सुन रहे हैं तो घबराना नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैं सारे हिंदी कीवर्ड्स को इंग्लिश में डिस्कस करूंगा ताकि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको वो भी यूजफुल रहे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं भारत के अंदर इंग्लिश हिस्ट्री की, वो कैसे अपनी हिस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं। पहला मामला आपको देखने मिल रहा है भैया, देखिए यहां पर 1599 1599 में पहला अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम आपको देखने मिल रहा है जॉन मिल्डन हाफ, ये नाम का व्यक्ति भारत के अंदर आता है व्यापार के दृष्टिकोण से। जब वो देखता है कि आसपास के कई सारे देश के लोग नए मार्गों की तलाश के लिए, नए रूट्स को डिस्कवर करने के लिए भारत जैसे अलग अलग देशों में जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी व्यापार करें। तो पहला एक अंग्रेज व्यक्ति जो भारत के अंदर आता है व्यापार के दृष्टिकोण से, लेकिन इसके द्वारा कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसके जाने के बाद कुछ एकदम से इतिहास बदलता नहीं है, इतिहास में परिवर्तन आता है यहां पर जब 1600 एडी में, सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक कंपनी को एस्टेब्लिश करवाया जाता है। जी हां साथियों, मैं बात करने वाला हूं अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी डचों ने भी स्थापित करी थी, उसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब भारत के साथ व्यापार करने वाली कंपनी अंग्रेजों ने बनाई होगी, उसी को हम यहां पर देखिए अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे और उसका पूरा नाम आपको देखने मिल रहा है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये पूरा नाम आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट फॉर्म में तो भैया अंग्रेजों की कंपनी हम कह ही रहे हैं। वास्तव में साथियों 1600 में अंग्रेजों ने जब इसको स्टेब्लिश किया तो सीधी बात है वहां की महारानी महारानी एलिजाबेथ का इसके पीछे प्रमुख एक रोल था। उस समय पर भारत के अंदर जिसका शासन है उसका नाम है अकबर। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का डेवलपमेंट जब लंदन में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, तब भारत के अंदर कौन रूल कर रहा है। तो साथियों एक बात समझो, अकबर का मतलब है मुगल शासन। भारत के अंदर एक सेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप हो चुका है उस समय पर शासन का, रूलिंग का, उसका नाम है मुगल डायनेस्टी या मुगल वंश शानदार रूप से काम कर रहा है। भैया मुगलों के पास अपना पैसा है, टैक्सेशन है, जिस कारण से वो लगातार अपना एक्सपांशन कर रहे हैं। और अकबर की बात करूं तो अकबर के बाद तो साम्राज्य फैल ही रहा है, मुगल एम्पायर का एक्सपांशन ही हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है। और उसी समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है। अभी तक किसी को नहीं पता है कि भारत को गुलाम बनाया जाएगा, भारत में कई सारे वॉर होंगे, किसी को नहीं पता। सारे लोग अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो कंपनी है मेनली साथियों, इसके बारे में बताऊं, वास्तव में ये कोई सरकारी कंपनी नहीं है। जैसे डच के अंदर सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था, अभी जब मैं आपको फ्रांसीसी कंपनी के बारे में बताऊंगा तो फ्रांसीसी कंपनी गवर्नमेंट ऑन्ड है, मतलब सरकार
के शेयर्स उस कंपनी के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी प्रकार की कंपनी है जिसमें कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स की, कई सारे कैपिटलिस्ट लोगों की, कई सारे पूंजीपति अमीरों का पैसा इसके अंदर लगा हुआ है। तो सीधी बात है, जब ये काम करेगी तो लाभ के लिए काम करेगी, प्रॉफिट के लिए काम करेगी। और मजे की बात है, इस निजी कंपनी के अंदर जो शेयर का पैसा लगा हुआ है उसमें महारानी एलिजाबेथ का भी पैसा लगा हुआ है। मतलब सरकार ने अपनी तरफ से, राजा रानी ने अपनी तरफ से कंपनी नहीं बनाई, एक प्राइवेट कंपनी बनी जिसमें राजा और रानी ने भी अपना शेयर रखा। कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो हमें भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगला, इसका संचालन करने के लिए 24 डायरेक्टर्स को एक बोर्ड के रूप में तैयार किया गया, जिसको अपन कहते हैं भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कई बार कंफ्यूजन होता है, सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में क्या डिफरेंस है? तो आने वाली क्लास में आप ये समझोगे कि अभी जो कंपनी स्टेब्लिश की जा रही है, तो कंपनी को संचालित करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए उसके अंदर जो डायरेक्टर्स हैं, निर्देशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं। तो कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट हो रही है, 24 इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, क्वीन एलिजाबेथ का पैसा लगा हुआ है, लेकिन ये प्राइवेट ऑन्ड कंपनी है, सब सरकारी कंपनी नहीं कह सकते। अगला पॉइंट, इसका जो प्रथम गवर्नर बनाया गया, जो भैया भारत के पास जाएगा, भारत के साथ लीड लेगा, इसका ऑपरेशन करेगा, उसका नाम है थॉमस स्मिथ। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन देखने मिल रहा है। बाकी तो कई सारे गवर्नर जनरल आने वाले हैं, वायसराय आने वाले हैं, बहुत डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन आपको पहले व्यक्ति का नाम ध्यान रखना है। अब साथियों, क्योंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका मेन पर्पस था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आने वाली है यूरोप में, उसके लिए कच्चा माल बटोर के लाना, मसालों का व्यापार करना। ये जो बाकी यूरोपियन कंपनी, उन्हें कंपटीशन देना कि हम ज्यादा व्यापार करें भारत के साथ और भर भर के हम कच्चा माल, रॉ मटेरियल उठा के लाएं। तो वास्तव में थॉट यही है कि हमको ट्रेड करना है। ट्रेड या व्यापार के अलावा कोई दूसरी सोच अभी तक तो कंपनी के पास में नहीं है। तो व्यापार के माध्यम से जब ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म की गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने, जैसे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कहा कि हे महारानी एलिजाबेथ, हमें एक वरदान दे दो, हम पे दया करके हमारी एक शर्त मान लो। एलिजाबेथ कहती है, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए, तुम क्या कंडीशन की बात कर रहे हो, क्या मांगना चाहते हो, भैया मांगो। तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा, एक काम कीजिए, आपने सन 1600 में हमारी एस्टेब्लिशमेंट तो कर दी, हमें आपने अधिकार भी दे दिया भारत के साथ व्यापार करने का, लेकिन पॉइंट समझना साथियों, 1600 में एलिजाबेथ से इन्होंने 15 वर्षों तक, यानी 15 वर्षों तक हमारे अलावा ब्रिटेन इंग्लैंड से कोई दूसरी कंपनी भारत के साथ व्यापार करने ना जाए, उसकी मोनोपोली, एक अधिकार हमको चाहिए। साथियों, वास्तव में 1600 में एलिजाबेथ ने जो अधिकार दिया, चार्टेड प्रदान किया, अधिकार को बोल रहे ना, परमिशन सरकार की तरफ से, जाओ तुम व्यापार करो, तो मोनोपोली दी जा रही है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पर कोई दूसरी कंपनी स्टेब्लिश करके भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता। केवल वन एंड ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी होगी जो भारत के साथ आने वाले 15 वर्ष, यानी 1615 1615 तक व्यापार कर सकती है। बहुत बड़ी जीत थी ये कंपनी के लिए। बाद में, एलिजाबेथ के बाद में एक राजा आते हैं, राजा जेम्स फर्स्ट। 1609 में कंपनी के इस अधिकार को, जो केवल 15 वर्षों का था, उसे बढ़ाकर अनिश्चित काल के लिए कर देते हैं। मतलब आपको देखने मिल रहा है कि 15-15 साल में वापस से भीख मांगनी पड़ेगी एलिजाबेथ के पास कि महारानी फिर से हम पे दया कर दो। तो राजा जेम्स प्रथम को ऐसा पटाया गया कि जेम्स प्रथम ने कहा कि अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक तुम्हारे ऊपर कोई हस्तक्षेप ना किया जाए, इंटरफेरेंस ना किया जाए, तब तक तुम्हें अनलिमिटेड टाइम के लिए चार्टेड दिया जाता है, परमिशन ग्रांट की जाती है, जाओ व्यापार करो और मोनोपोली में काम करो, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं होगा जो भारत के साथ व्यापार करे, तुम दिखोगे, तुम दिखोगे। समझ पा रहे हैं? तो ये पूरा मामला आपको देखने मिल रहा है। अगली कहानी आपको देखने मिल रहा है कि भैया भारत के अंदर व्यापार करने के लिए सबसे पहले अंग्रेज भारत में आ रहे हैं 1608 में। कंपनी की स्थापना हुई सन 1600 में, भारत के अंदर अंग्रेज आते हैं 1608 में। प्रश्न आता है, पहली बार अंग्रेज कंपनी बनाकर ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में कब भारत में आ रहे हैं अपने ट्रेड करने के लिए? तो 1608 आपको ध्यान रखना है। 1608 के बाद में 1947 तक भारत में घुसे रहेंगे, जब तक इनको भारत के बाहर नहीं खदेड़ा जाएगा, भगाया जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये मामला आपको देखने मिल रहा है। सन 1608 में भारत के अंदर आते हैं, कई सारे मामले करते हैं, अभी मैं आपको डिटेलिंग दूंगा, किस राजा से मिलते हैं वगैरह वगैरह। यहां पर आपको एक चार्ट देखने मिल रहा है। सारा काम देखने के बाद आप ये समझिए, इस चार्ट के अंदर कुछ सेंटर स्टेब्लिश किए गए हैं। अंग्रेजों द्वारा व्यापार करने के लिए कई सारे केंद्र, फैक्ट्रियों की स्थापना की गई है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया यहां पर किस नाम से फैक्ट्री की स्थापना हुई? तो सबसे पहली बात समझिए, सबसे पहले जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री को स्टेब्लिश किया
आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। डचों का मामला भी आपको यहीं पर देखने मिल रहा था, समझ पा रहे हैं। सारी कंपनियों ने कहा, पुर्तगाली ने केरल कोच्चिन के आसपास मामला स्टेब्लिश किया, डच आके मसूलीपट्टनम में आते हैं, डेनिस कहीं और जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में जाते हैं। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहीं पर होगा, कंफ्यूजन यहीं पर होगा कि वास्तव में कैसे काम करें। तो अंग्रेज पहली बार आते हैं तो भैया 1611 में बहुत मशक्कत करके अपनी पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश कर पाते हैं। 8 में आए और 11 का समय, मतलब कुछ सालों का समय लग गया अपनी फैक्ट्री को स्टेब्लिश करने में। लेकिन वास्तव में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में जब उन्होंने फैक्ट्री को स्टेब्लिश किया तो उनको मजा नहीं आया। ये अस्थायी प्रकार की, अनस्टेबल, नॉन स्टेबल प्रकार की कंपनी थी या फैक्ट्री थी भैया। यहाँ पर उनको मजा नहीं आ रहा, उनको लग रहा है यहाँ कंपटीशन ज्यादा है, हमें नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ बढ़ना है। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये हमारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्री नहीं है, हम कहीं और जाना पसंद करेंगे। और यही कारण है बाद में आपको 1613 में सूरत के अंदर फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट देखने मिलेगा। इसके पीछे भी कहानी है जो मैं अगली स्लाइड में बताने वाला हूं, लेकिन फिर भी समझो, स्थायी फैक्ट्री नहीं है 1611 वाली, लेकिन बाद में पहली परमानेंट फैक्ट्री आपको देखने मिलती है सूरत में, जो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में देखने मिल रही है और शानदार रूप से यहां पर काम किया जा रहा है। फिर बाद में बंबई में भी देखने मिलता है आपको काम। बंबई के अलावा आपको कासिम बाजार में भी देखने मिलता है। बाद में आपको कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना भी देखने मिलती है। हुगली भी देखने मिलता है भैया, बंदरगाह है ना। तो जहां जहां पोर्ट या बंदरगाह की व्यवस्था होगी, अंग्रेज चाहेंगे हम वहीं पर कब्जा करें ताकि हमारा व्यापार करना आसान हो जाए। उड़ीसा के क्षेत्र पर भी अंग्रेज अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करने की बात करते हैं। साउथ इंडिया में मद्रास में वो सेंट जॉर्ज नामक किला बनाते हैं जहां से वो अपना काम करते हैं। और नीचे जाएं तो भैया हम फोर्ट सेंट डेविड की बात करते हैं। इस पूरे क्षेत्रों में अंग्रेज धीरे करते करते अपने एम्पायर को, अभी ट्रेड की बात चल रही है, अभी यहां पर कोई लड़ाई युद्ध कब्जे की बात नहीं चल रही है, व्यापार करने के लिए वो अलग अलग जगह पर अपने सेंटर को डेवलप कर रहे हैं और भैया भारत के साथ व्यापार को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ये इतनी सारी कहानी कैसे संपन्न हुई, ये हिस्ट्री कैसे आगे बढ़ी, उसकी पूरी कहानी को जानिए। देखिए कैसे इनके केंद्रों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेंटर्स हो रहा है। वास्तव में साथियों, अंग्रेजों के सेंटर्स को अगर हम दो पार्ट में बांट के समझें, एक है नॉर्थ इंडिया के सेंटर्स और दूसरा है साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के सेंटर्स, तो आपको दो कहानियां देखने मिलेंगी। नॉर्थ इंडिया में अंग्रेजों के सामने जो बड़ा एक चैलेंज या बड़ा एम्पायर देखने मिल रहा है, बड़ा विकसित है, उसका नाम है मुगल डायनेस्टी या मुगल एम्पायर, यानी मुगलों का साम्राज्य आपको देखने मिल रहा है। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, भतरे लोग होंगे जो अभी हिस्ट्री के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे। वास्तव में साथियों, सबसे पहली बात देखिए, यहां पर अकबर के समय पर कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट तो हुआ, लेकिन अकबर से कोई डील डायलॉग नहीं हुआ, अकबर से कोई बातचीत नहीं हुई, कोई अंग्रेज अधिकारी जाकर बात नहीं कर रहा कि हमें तुमसे व्यापार करना है, तुम्हारे साथ युद्ध करना है, कुछ ऐसा नहीं हुआ। पहला जो मुगल व्यक्ति डिस्कस करते या डायलॉग करते देखने मिल रहा है, उसका नाम है जहांगीर। समझ पा रहे हैं? जहांगीर वो पहला व्यक्ति है या वो मुगल सम्राट है जिसके काल में अंग्रेज व्यक्ति जा रहा है, अंग्रेज अधिकारी जा रहा है और डायलॉग कर रहा है अपने व्यापार के लिए। क्या मामला है, कौन कौन व्यक्ति, देखिए यहां पर एक व्यक्ति का नाम है कैप्टन हॉकिंस। ये जैसे ही जहांगीर के दरबार में जाता है तो ये बड़ी चतुराई से तुर्की भाषा में संवाद करना, डायलॉग करना, विमर्श करना स्टार्ट कर देता है। जहांगीर को लग रहा था कि भैया ये आएगा तो इंग्लिश झाड़ेगा, हमें ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, बहुत नाटक होंगे। लेकिन जैसे ही जहांगीर ने, अच्छा एक और बात बता दूं कि जहांगीर कोई युद्ध की बातें नहीं कर रहा था, जहांगीर को पेंटिंग करना बड़ा पसंद है, क्योंकि अकबर ने शानदार उसको एक एम्पायर दे दिया तो उसके बाद में सारा काम चलते जा रहा है। तो जैसे ही जहांगीर ने सुना कि भैया तुर्की में संवाद कर रहा है, हमारी अपनी भाषा में यहाँ पर बातचीत चल रही है, समझदार व्यक्ति है, तो 400 का मनसब, उस समय पर कई क्षेत्र बांटे जा रहे थे। जैसे कई बार मनसबदारी प्रथा, अभी मैं आपको बताऊंगा, मध्यकाल के आसपास में एक सिस्टम चल रहा है, कुछ क्षेत्र दिए, जैसे तुम मेरे लिए काम करोगे तो तुमको मैं सोने के सिक्के दूंगा, कोई क्षेत्र का अधिकार दे दूंगा, तो 400 का मनसब अधिकार दे दिया जा रहा है। साथ ही साथ इस व्यक्ति को इंग्लिश खां की उपाधि दी जा रही है। प्रश्न आएगा कि भैया जहांगीर के दरबार में वो कौन व्यक्ति आया था जिसको 400 का क्षेत्र मनसब दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है और बाद में इंग्लिश खा का टाइटल दिया जा रहा है। आपको देखने मिलता है कैप्टन हॉकिंस नाम। समझ पा रहे हैं? तो ये मामला आपको क्लियर हो गया। अब जहांगीर ने पूछा भैया क्या चाहते हो हमसे, हम तुमसे बड़े खुश हुए। अब जहांगीर तो ऐसे ही है, उस समय तो कोई ज्यादा काम धाम में ध्यान नहीं रहा है, चित्रकारी जो भी कर देगा उसको खुशी मिल जाएगी, सारा काम मिल जाएगा।
तो यह इंग्लिश खां यानी कैप्टन हॉकिंस कहता है कि प्रभु हम 1608 में भारत में आए थे और बाकी के सारे जितने भी यूरोपियन लोग हैं वो सब व्यापार किए जा रहे हैं, हमें मौका ही नहीं मिल पा रहा। हमने मसूलीपट्टनम के अंदर कंपनी स्टेब्लिश करी, हमें मजा नहीं आया। हम चाहते हैं कि हम नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जहां पर आपका शासन है, वहां पर हम अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करें और परमानेंट फैक्ट्री स्टेब्लिश करें, जिससे हमारा व्यापार बढ़े और हम तुम्हारे अधीन रहकर तुम्हें भी लाभ पहुंचाएंगे और हमारा भी, हम अपना काम करते जाएंगे और कुछ नहीं करना है, केवल व्यापार करना है। जहांगीर को समझ में नहीं आया, तो भैया फॉरेन कंट्री के बंदे ये सोचकर दे दिया मामला। तो और यही कारण है आपको सूरत में जो फैक्ट्री 1613 में देखने मिलेगी, मैंने बताया ना भी आपको कि पहले उन्होंने मसूलीपट्टनम के अंदर एस्टेब्लिशमेंट किया था, लेकिन सूरत जो उनकी परमानेंट फैक्ट्री मानी जाएगी वो एस्टेब्लिश होती है कैप्टन हॉकिंस के डायलॉग के बाद, और उसके पीछे जहांगीर का एक इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने मिलता है। समझ पा रहे हैं? तो ये कुछ कहानी आपको देखने मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट परमानेंट फैक्ट्री आपको सूरत की देखने मिल रही है जब तक मुंबई में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। तो अभी मुंबई भी होने वाला है, मुंबई डेवलप होने वाला है, उसके पहले आपको सूरत के अंदर सारा काम देखने मिलेगा। अगला मामला क्या है, अगर देखें तो भैया कैप्टन हॉकिंस के बाद में 1615 में राजा जेम्स के एम्बेसडर बनकर एक और व्यक्ति आता है, उसका नाम है टॉमस रो। इंडियन हिस्ट्री के अंदर दो ही लोग बड़े फेमस हैं जहांगीर या मुगल शासन के दरबार में आने के लिए। पहले का नाम है कैप्टन हॉकिंस, दूसरा आपको देखने मिलता है सर टॉमस रो। टॉमस रो ने कहा कि प्रभु मेरे पहले जो कैप्टन हॉकिंस नाम का बंदा आया था, आपने बड़ी दया दिखाई, उसको आपने इतनी दया दिखाई कि आपने टाइटल तो दिया ही दिया, बल्कि इंग्लिश को आपने पहली परमानेंट फैक्ट्री सूरत में एस्टेब्लिश करने की इजाजत दी थी। मैं चाहता हूं कि आप अपनी दया और दिखाएं और हम ब्रिटिश लोग, हमारी कंपनी पूरे मुगल एम्पायर के अंदर व्यापार ट्रेड करने की परमिशन चाहते हैं। तो प्रभु केवल सूरत नहीं, हम मल्टीपल जगहों पर अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करें, इसकी अनुमति आप दो। और जहांगीर भैया क्या मालूम क्या करके बैठा हुआ था, और वो इस बात की परमिशन दे देता है। जहांगीर को समझ में नहीं आ रहा कि अभी ये व्यापार से मामला आगे बढ़ने वाला है। जहांगीर को लग रहा है कि देखो तुर्की बोल रहा है, अच्छी बात है, सारे लोग हमारे अंडर ही हैं, तो जहांगीर ज्यादा लोड नहीं लेता, अनुमति देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और कहानी के अंदर आता है भैया औरंगजेब। 1658 से लेकर भैया 1707 तक औरंगजेब का मामला आपको देखने मिलेगा। वास्तव में साथियों, औरंगजेब ऐसा कहा जा सकता है मुगल एम्पायर का अंतिम और बहुत सॉलिड पिलर था। जब तक ये व्यक्ति भारत के अंदर रहेगा, अंग्रेज नौटंकी नहीं करेंगे। औरंगजेब का फियर, औरंगजेब का डर, औरंगजेब की कहानियां अंग्रेजों को एक्सपांशन करने से रोकेंगी। मतलब आप देखो, जब अंग्रेज भारत के अंदर आ रहे हैं तो ब्रिटिश पॉलिसी के रूप में आप कह सकते हो रिंग ऑफ फेल्स, उन्होंने पहले घेरे की नीति बनाई। मतलब वो भारत में आएंगे, जहांगीर से परमिशन लेंगे, औरंगजेब से परमिशन लेंगे और अलग अलग जगह पर अपने ट्रेड सेंटर को स्टेब्लिश करेंगे। अभी मारापीटी नहीं करेंगे, अभी युद्ध नहीं करेंगे, अभी ऐसा कुछ भी वो काम नहीं करेंगे जिससे डिस्प्यूट पैदा हो, जिससे विवाद पैदा हो, जिससे लड़ाइयां हो। उनको पता है कि वास्तव में अगर अभी डिस्प्यूट किया तो औरंगजेब ताकतवर व्यक्ति है, ये हमको पीट देगा और पक्की बात है हमें बोरिया बिस्तर बांधकर जाना पड़ेगा। तो जब तक सेंट्रलाइज सिस्टम में औरंगजेब जिंदा है तब तक अंग्रेजों ने नाटक नहीं किया। औरंगजेब के मृत्यु के बाद में अंग्रेज अपना असली रूप दिखाएंगे और बाद में इतिहास बदल जाएगा। तो औरंगजेब के समय काल तक को आप वास्तव में मध्यकाल मान रहे हो। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी और ब्रिटिश अब हमारे माथे पर चढ़ने लग जाएंगे, हमारे साथ विवाद करेंगे, डिस्प्यूट पैदा करेंगे, लड़ाइयों वाली बात करेंगे, तब से कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि भैया सच में आधुनिक काल की शुरुआत तब से होती है, औरंगजेब के मरने के बाद से। तो अलग अलग मामला है, समझते क्या काम होता है। यहाँ पर एक बात और आती है कि वास्तव में भारत में, नॉर्थ इंडिया में मुगलों का या मुगल एम्पायर का आपको रूल देखने मिल रहा है। इसी रूल के अधीन एक क्षेत्र, उसका नाम है बंगाल। बंगाल का मतलब है वर्तमान का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा बड़ा सा संपन्न क्षेत्र, एक शानदार प्रॉस्पर क्षेत्र माना जाता था बंगाल। समझ पा रहे हैं? तो इस क्षेत्र में अब अंग्रेजों ने नजर गड़ाई कि हमको अब इस क्षेत्र में भी अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करना है। अभी सूरत जो है वो तो भारत का वेस्टर्न हिस्सा है, लेकिन भारत का जो ईस्टर्न हिस्सा है वो भी साउंड है, इकोनॉमिकल डेवलप है। तो यहाँ पर भी हम लोग को व्यापार करना है और शानदार रूप से हमें यहाँ पर काम करना है। तो वो जाते हैं भैया बंगाल के नवाब के पास, जिसका नाम है शाह शुजा। ये नवाब वास्तव में मुगलों के अधीन ही काम कर रहे थे। अंग्रेज जाके कहते हैं शाह शुजा से कि प्रभु हमें तुम्हारे बंगाल में एक फैक्ट्री स्टेब्लिश करनी है और तुम्हारे पास अच्छे अच्छे बंदरगाह हैं, तो हम अपने व्यापार को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो हमें बंगाल में पहली फैक्ट्री की अनुमति दी जाए। और साथियों ध्यान रखिएगा, 1651 में बंगाल में पहली अंग्रेजों की फैक्ट्री कहां पर, हुगली में स्टेब्लिश होती है। हुगली उसका नाम है,
हुगली एक नदी भी है और वहीं पर आपको एक पोर्ट देखने मिल रहा है, वहीं का मामला आपको डेवलप होते देखने मिलेगा। वास्तव में साथियों, शाह सूजा ने एक शर्त रखी कि हम आपको एक्सेस करने का, हुगली को एक्सेस करने का अधिकार देंगे, परमिशन देंगे, लेकिन बदले में हमें पैसा चाहिए होगा। हमारा भी तो जीवन चलता है ना भैया, बिना पैसे के, बिना टैक्सेशन के, बिना रेवेन्यू के हम कैसे काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही शाह सूजा और अंग्रेज अधिकारियों के बीच में बात हुई तो एक शब्द आता है निशान। निशान का मतलब है पास। जैसे अगर आप वर्तमान करंट अफेयर्स को जान रहे हो, तो अगर आप लोग हाईवे पर लगातार ज्यादा कार ड्राइव करते हो, अपने पर्सनल व्हीकल को चलाते हो, तो देश के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 3,000 रुपए का एक पास अनाउंस किया है कि अगर आपने 3,000 रुपए दे दिए तो आपको एक ऑनलाइन पास मिलता है, जिसमें आप 200 बार सरकार जो नेशनल हाईवे के टोल होंगे वो टोल आपके लिए फ्री हो जाएंगे। मतलब आप पास ले लिया आपने 3,000 रुपए का, अब आप 200 बार कभी भी नेशनल हाईवे से गुजर सकते हो, आपको बार बार टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका फायदा हो जाएगा। तो यहां पर भी वही पास की बात हुई कि भैया एक निशान नामक पास शाह सूजा अंग्रेजों को दे रहा है, जिसके लिए वार्षिक एनुअली आपको 3,000 रुपए देने पड़ेंगे। देखो यहां पर भी 3,000 है, यहां भी 3,000 है। अगर आप 3,000 रुपए दे दोगे, अंग्रेज अधिकारियों से बोला जा रहा है, अगर आप बंगाल के नवाब को 3,000 देते हो तो आपको एक निशान नामक पास मिलेगा, जिसके माध्यम से आप हुगली से कितना भी व्यापार करो, हम आपको नहीं टोकेंगे, सारा काम चल रहा है। तो ऐसे ही चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा था, लगातार काम चल रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे औरंगजेब के और मुगलों के बीच में थोड़ी झड़प भी होती है, बातचीत होती है, गर्मा गर्मी होती है, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले। कहानी में अगला मोड़ आता है 1698 में, जब अंग्रेज बंगाल के 3 गांव थे, कालीकट, सूतानती और गोविंदपुर, इन तीनों गांवों की जागीर एक व्यक्ति से, जमींदार से ले लेते हैं और इन तीनों गांवों को मिलाकर अपने लिए जॉब चॉर्नॉक नामक व्यक्ति से कलकत्ता के फोर्ट विलियम एक किले की स्थापना करते हैं। अंग्रेज समझ गए हैं कि भैया अगर लगातार उनको भारत के अंदर बने रहना है तो केवल फैक्ट्रियों से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ हमें अपने डेवलपमेंट करने होंगे, जिस कारण से बाद में हम स्थायी रूप से टिक पाएंगे। तो सोच के देखो, 3 गांवों को मिलाकर वो फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं और यही फोर्ट विलियम वर्तमान में आपको कलकत्ता नगर का एक फॉर्मेट भी देखने मिलता है। ये काम आपको देखने मिल रहा है। जैसे ही फोर्ट विलियम की स्थापना हुई तो मुगल एम्पायर के अंदर एक बड़ा चेंज आता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में नया शासक बनता है, नया रूल समझाता है, उसका नाम है फर्रुखशियर। इसे घृणित कायर भी कई बार कहा जाता है। फर्रुखशियर एक हिस्ट्री को डिविएट करने वाला या हिस्ट्री को एकदम से बदल देने वाला बन जाता है। कैसे? जहांगीर के दरबार में लोग आए तो जहांगीर ने कुछ अधिकार, परमिशन दिए ट्रेड करने के, समझ में आता है। औरंगजेब ने चीजों को बांध कर रखा, औरंगजेब ने चीजों खराब नहीं किया, अंग्रेज उससे डर रहे थे। लेकिन जब फर्रुखशियर की बात आती है तो फर्रुखशियर के दरबार में कई सारे लोग जाते हैं, जैसे जॉन सरमन मिशन और मेनली डॉक्टर हैमिल्टन नामक व्यक्ति अपने एक डेलीगेशन के साथ में फर्रुखशियर के दरबार में जाते हैं। इसे कोई बीमारी थी, ये डॉक्टर हैमिल्टन फर्रुखशियर की बीमारी को खत्म कर देते हैं और एक शर्त रखते हैं कि प्रभु, मैंने आपको ठीक किया, आपको जीवन दान दिया, बदले में हम भी तुमसे कुछ चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भैया मुगल एम्पायर हमारे साथ हेल्पिंग हैंड के रूप में काम करे। अंग्रेजों को ये दिक्कत अभी वर्तमान तक आ रही है कि उन्हें बंगाल के नवाब ने केवल हुगली वाले क्षेत्र में ही व्यापार करने का परमिशन ग्रांट किया है। अंग्रेज कह रहे हैं, डॉक्टर हैमिल्टन कह रहे हैं फर्रुखशियर से, आप हमें पूरे बंगाल के क्षेत्र में ट्रेड करने की अनुमति दो, केवल हुगली वाला पोर्ट नहीं, हुगली वाला क्षेत्र नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का पूरा बंगाल वाला क्षेत्र हमें एक्सेस चाहिए। तो पॉइंट समझना, फर्रुखशियर कहता है कि भैया 3,000 रुपए में पूरे के पूरे बंगाल से आपको व्यापार करने की परमिशन ग्रांट कर दी जाती है। अगर तुम 10,000 रुपए और देते हो तो पूरे के पूरे सूरत क्षेत्र में आपको जो व्यापार करना है उसकी परमिशन दी जाती है। और को ये दोनों चीज अगर कम लग रही हैं तो तुम बंबई में, तुम अंग्रेज लोग बंबई में अपने कंपनी द्वारा जो सिक्के छापते हो, तुम अपनी जो करेंसी चलाते हो, वो भी हमारे क्षेत्र में चलेंगी, लो और करे लोगे। क्या मूर्खतापूर्ण बात थी ये। मतलब सोच के देखो, कोई कंपनी तुम्हारे देश के अंदर व्यापार करने आ रही है, वो कोई सिक्के चला रही है, तुम उस सिक्के को भी अपने साम्राज्य के अंदर मंजूरी दे दोगे, तो प्रश्न उठेगा कि भैया सॉवरेन सत्ता कहां पर है। तुम यहां पर राज कर रहे हो कि भैया ये अंग्रेज भारत के अंदर राज कर रहे हैं। और साथियों समझना, फर्रुखशियर के द्वारा ये जो अधिकार या पास दिए जा रहे हैं, इसी को मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी या शाही फरमान कहा जाता है। कंपनी को आज तक इससे बड़ी खुशी कभी नहीं हुई, इससे बड़ा शाही फरमान, इससे ज्यादा अधिकार कभी नहीं मिले। इसलिए कई बार इतिहास को डिविएट करने में आपको फर्रुखशियर, जिसको अपन घृणित कार्य कर रहे हैं, उसका एक नेगेटिव रोल भी देखने मिलता है।
कहानी आगे बढ़ती है और कहानी में हम बात करते हैं हम दक्षिण भारत की कि भैया साउथ इंडिया में अंग्रेज कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में 1639 में फ्रांसिस ड्रेन नामक एक अंग्रेज व्यक्ति ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास क्षेत्र को लिया और वहां पर अपना एक फोर्ट, अपना किला बनाया। उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। प्रश्न आ सकता है फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां पर है? सेंट जॉर्ज कहां है? सबसे पहली बात, ये दक्षिण भारत में है और मद्रास में आपको देखने मिलेगा। साथ ही साथ 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स प्रथम का विवाह होता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन भी आए हैं और कई बार आपको सुनकर हंसी भी आती है। ब्रिटेन के राजकुमार का विवाह होता है पुर्तगाली व्यक्ति से, समझ पा रहे हैं? और पुर्तगाली भारत में पहले आ चुके हैं। पुर्तगाली ने गोवा, दमन द्वीप और बंबई के ऊपर अधिकार कर लिया है, मतलब उसको अपने कब्जे में ले लिया है, उसको अपने अधीन रखा है। पॉइंट समझना, सीधी बात है, दहेज प्रथा भारत में नहीं थी। जब लड़की का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार से कराया तो पुर्तगाली राजा ने कहा कि हम तुम्हें लड़की के साथ कुछ गिफ्ट करेंगे, और गिफ्ट में क्या किया? कार, फॉर्च्यूनर गिफ्ट नहीं करी भैया, बंबई गिफ्ट कर दिया। सोच के देखो, पुर्तगाली राजा की बेटी ब्रिटेन के राजकुमार से विवाह कर रही है और गिफ्ट में भारत का क्षेत्र दिया जा रहा है। मजाक चल रहा है, बंबई गिफ्ट किया जा रहा है। समझ पा रहे हैं? जाओ, हम तुमको विवाह में बंबई गिफ्ट कर रहे हैं। क्या मामला चल रहा है? अब क्या हुआ, जैसे ही बंबई चला गया ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन के राजा के पास, तो ब्रिटेन के राजा ने कहा कि यार हमको बंबई में क्या ही करना है, क्या कोई रेंट पर ही बंबई ले सकता है क्या? तो देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भटक रही है, उसको अलग अलग क्षेत्र चाहिए अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए और कुछ को अपनी सत्ता को स्थायी बनाने के लिए, परमानेंट करने के लिए। तो भैया यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी केवल 10 पाउंड पैसे देकर वास्तव में बंबई को रेंट पर, लीज पर ले लेती है और बाद में गेराल्ड ओंगियार नामक व्यक्ति यहां पर मुंबई शहर की स्थापना करता है, मुंबई को डेवलप करता है। और बाद में जब ये शानदार रूप से चीजें डेवलप होती हैं तो सूरत की जो मेन फैक्ट्री अंग्रेजों की थी वो मुंबई में शिफ्ट कर दी जाती है और उसका समय काल आपको 1687 देखने मिल रहा है। तो ये पूरा मामला है, नॉर्थ इंडिया में अलग कहानी है, दक्षिण भारत की अलग कहानी है और ऐसे ऐसे चीजों का विकास हो रहा है। साथियों, मैं आशा कर रहा हूं आपको जो ब्रिटिशर्स का भारत के अंदर अराइवल हुआ वो पूरा का पूरा मामला, उसके इफेक्ट और कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। कैसे अंग्रेज ट्रेड करने के लिए अनुमति प्राप्त कर रहे हैं, निशान पास की प्राप्ति कर रहे हैं, सारी बातों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ मैं आपको भेज रहा हूं, ये जो हमारे पेड कोर्सेज होंगे, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको देवाशीष क्लासेस डाउनलोड करना होगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर आपको कूपन कोड दिया जा रहा है, इसे अप्लाई करोगे तो आपकी फीस कम हो जाएगी और आपको बैच मिल जाएगा। ना केवल में मल्टीपल टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो भैया जो लोग चाहते हैं कि भैया पेड कोर्स में उनको सारी चीजें मिले, शानदार पीडीएफ मिले, शानदार मटेरियल मिले, मल्टीपल सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिले, रेगुलर लेक्चर्स मिले, कंटिन्यू सारी चीजें हो, तो आपको हमारे बैच को देखना चाहिए, हमारे एप्लीकेशन को गो थ्रू करना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी इशू आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं आप। जय हिंद, जय भारत।